कैदी अभी अपना आधा खाना ही खा पाया था कि अचानक उसे सेल के बाहर गार्ड्स की बातचीत की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बिस्तर वहां से हटा दिया। फिर उसने जल्दी से दीवार की ईंटें हटाई और बड़ी सावधानी से छेद के अंदर घुसकर छुपकर देखने लगा। अगले ही पल जेलर अपने आदमियों के साथ बगल वाले सेल में दाखिल हुआ। बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़े कैदी को देखकर उसे शक हुआ कि वह मरने का नाटक कर रहा है। अपने शक को दूर करने के लिए उसने अपने आदमियों से उस कैदी के पैर के तलवों को उठाने के लिए कहा और फिर उन्हें आग से जलाने लगा। जब उसने देखा कि उस कैदी ने दर्द की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब जाकर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे एक बोरी में भरकर बाहर फेंक दें। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस वक्त दीवार के पीछे छिपा एक कैदी यह सब बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से बाहर गए, वह आदमी तुरंत उस छेद से बाहर निकल आया। भले ही उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सच्चाई का पता लगाने के लिए उस बोरी को जोर से फाड़ दिया। जब उसने बोरी के अंदर अपने पुराने दोस्त के थके हुए और कमजोर चेहरे को देखा, तो उसे इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। अथाह दुख अचानक उसके दिल में उमड़ पड़ा और उसके गालों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ, तो उसे अचानक वहां से भागने का एक बेहतरीन उपाय सूझा। इसके बाद उस आदमी ने जरा भी देरी नहीं की और लाश पर लिपटी बोरी को फाड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही बोरी पूरी तरह खुल गई। आदमी ने बड़ी मुश्किल से लाश को खींचकर अपने सेल में पहुंचाया और फिर उसे बड़ी सावधानी से अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने ढेर सारे काले बाल काटे और उन्हें धीरे से अपने पुराने दोस्त के सफेद बालों के ऊपर रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि वह खुद वहां सो रहा है। आखिरकार बिस्तर को वापस पहले जैसा करने के बाद वह आदमी तुरंत सुरंग के रास्ते बगल वाले सेल में वापस चला गया और सुई धागे की मदद से अंदर से बोरी को वापस सिल लिया। जल्द ही रात का खाना खाकर गार्ड्स लाश को ठिकाने लगाने आए और यह तरकीब सच में काम कर गई। आदमी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दोनों गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने बोरी को उठाया और बाहर की तरफ चल दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोरी आसानी से समुद्र के तल में डूब जाए, उन्होंने उसके साथ एक बेहद भारी लोहे का गोला भी बांध दिया। अंदर मौजूद वह आदमी हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बस गार्ड्स को उसे किले की दीवार तक ले जाने दे रहा था। जैसे ही बोरी पानी में गिरी, वह 120 की रफ्तार से समंदर की गहराई में डूबने लगी। इस जानलेवा और नाजुक पल में आदमी ने तुरंत अपना पहले से तैयार किया हुआ खंजर निकाला। उसने अंदर से बोरी को काटा और उसका ऊपरी शरीर सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। लेकिन उसने बिल्कुल भी ढील नहीं दी और तुरंत अपने पैर में बंधे उस भारी गोले की रस्सी को भी काट दिया। आखिरकार दम घुटने से ठीक 1 सेकंड पहले वह पानी की सतह पर आ गया। इसके बाद उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और अपने थके हारे शरीर की आखिरी बची हुई ताकत लगाकर किनारे की तरफ तैरने लगा। उधर जेल में खाने का समय हो गया था। एक गार्ड हमेशा की तरह खाना देने आया, लेकिन जब उसे कैदी का बर्तन दिखाई नहीं दिया तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। स्थिति की जांच करने के लिए वह अंदर गया। उसने सोचा कि वह सो रहे कैदी को जगाएगा, लेकिन पास जाने पर उसने देखा कि बिस्तर पर तो वह मृत बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। जल्द ही जेलर आग बबूला होता हुआ उस सेल में पहुंचा। बिस्तर पर लाश और जमीन पर गिरे हुए बालों को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने आदमियों को बिस्तर हटाने का आदेश दिया और दीवार में उन्हें ढीली ईंटें मिल गईं। ईंटों के पीछे बने उस सुडौल और साफ सुथरे छेद को देखकर जेलर समझ गया कि उस आदमी के पास कोई न कोई औजार जरूर था और वह पक्का उस बोरी को काटकर बाहर निकल चुका होगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वह आदमी, जिसका नाम जॉनसन था, सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका था। वह घबराहट और सतर्कता के साथ इस अनजान और बाहरी दुनिया को देख रहा था। उसने जरा भी ढील नहीं दी। रास्ते में कहीं भी पुलिस की झलक देखते ही वह आदतन छुप जाता था। यूं ही भटकते हुए जॉनसन एक किसान के घर में घुस गया। घर का मालिक उस वक्त खेत में काम कर रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने घर की अलमारियां खंगाली और कुछ फटे पुराने कपड़े निकालकर तुरंत अपनी जेल की वर्दी उतार फेंकी। किसान के वापस आने का समय हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में घनी दाढ़ी वाले अपने चेहरे को देखकर वह ठिठक गया। पूरे 15 साल की कैद ने जॉनसन को खुद का ही रूप भुला दिया था। होश में आते ही उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अपनी जेल की वर्दी साथ लेकर वहां से भाग निकला। बाहर आने के बाद अपनी धुंधली यादों के सहारे 2 महीने का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके जॉनसन आखिरकार अपने शहर लौट आया। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसका पुराना घर अब टूट चुका था और उसके पिता की भी 5 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। यह खबर उस पर किसी बिजली की तरह गिरी और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। अपना दुख छिपाते हुए वह तुरंत चर्च की ओर गया। पादरी के साथ वह अपने पिता की कब्र तक पहुंचा, लेकिन जिस चीज ने जॉनसन के होश उड़ा दिए वह यह थी कि बगल वाली कब्र के पत्थर पर उसका खुद का नाम खुदा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कब्र 10 साल पहले बनाई गई थी, जबकि वह तो पिछले 15 सालों से जेल में बंद था। बाहरी दुनिया में उसके मरने की अफवाह कैसे और क्यों फैलाई गई, यह बिल्कुल साफ था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची गई थी। उसने उसी पल कसम खाई कि वह इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। इसके बाद जॉनसन अपनी मंगेतर के घर पहुंचा, लेकिन अब वहां एक बूढ़ा जोड़ा रह रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, तब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर
सिस्टर बहुत पहले ही पेरिस में शादी करके जा चुकी है। यह सुनते ही जॉनसन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बर्फ के ठंडे पानी में फेंक दिया हो। पिता की मौत और मंगेतर के दूर चले जाने के दोहरे झटके ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। अब जॉनसन बेघर था और एक जिंदा लाश की तरह सड़कों पर बिना किसी मंजिल के भटकने लगा। तभी एक नुक्कड़ पर अचानक उसका सामना गश्त लगाते हुए कुछ पुलिस वालों से हो गया। बरसों की कैद के बाद पुलिस को देखकर उसके अंदर एक स्वाभाविक डर पैदा हो गया और वह अनजाने में ही छिप गया। उसी वक्त एक कैदी मौका पाकर भाग निकला। पुलिस वाला और वह कैदी भागते भागते ठीक जॉनसन के सामने आ गए। आखिरकार कैदी जमीन पर गिर गया और पुलिस वाला उसे लात घूंसों से बेदर्दी से पीटने लगा। पुलिस वाले की इस क्रूरता को देखकर जॉनसन को जेल में अपने साथ हुए अत्याचार याद आ गए। गुस्से में उसका खून खौल उठा। वह सीधा आगे बढ़ा और एक ही घूंसे में पुलिस वाले को जमीन पर गिरा दिया, जैसे वह अपनी बरसों की भड़ास निकाल रहा हो। इसके बाद कैदी की मिन्नतों पर उसने जल्दी से बेहोश पुलिस वाले की जेब से चाबियां निकाली और उस कैदी की बेड़ियां खोल दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनजाने में किया गया उसका यह एक नेक काम आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आजाद होने के बाद वह कैदी जॉनसन के पीछे पीछे चलने लगा। जॉनसन ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी सामने से गश्त लगा रहे पुलिस वालों की एक और टुकड़ी आ गई। बचने का कोई रास्ता न देख दोनों एक घोड़ा गाड़ी में छिप गए। बातचीत के दौरान पता चला कि उस आदमी का नाम एंडी था, जिसे पुलिस ने समुद्र तट पर शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा था। लेकिन जॉनसन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि एंडी का एक मालवाहक जहाज समुद्र में खड़ा था। उस वक्त मची अफरा तफरी में कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स जहाज छोड़कर भाग गए थे। बस एक गूंगा आदमी उसकी रखवाली के लिए वहां मौजूद था। इसलिए शहर से बाहर निकलते ही दोनों बिना रुके उस जहाज पर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के शहर से बहुत दूर निकल गए। एक ठेठ तस्कर होने के बावजूद एंडी को जहाज चलाने के बारे में कुछ नहीं पता था। पूरी यात्रा के दौरान जॉनसन ने ही जहाज को चलाया। एंडी ने बस अपने घर का पता और दिशा बताई थी, लेकिन एंडी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह जान बचाने वाला मसीहा दरअसल किसी और ही इरादे से वहां था। जॉनसन ने झूठ बोला कि जल्द ही एक भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए जहाज को किनारे लगाना होगा। इत्तेफाक से पास ही में एक सुनसान टापू था। आखिरकार वे तीनों उस टापू पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचते ही जॉनसन ने बहाना बनाया कि वे दोनों वहीं रुककर आग जलाए और वह खुद पहाड़ पर जाकर जंगली सुअर का शिकार करेगा। लेकिन वह रास्ते में बार बार रुकता और अपना कंपास निकालकर दिशा चेक करता रहा। असल में शिकार करने का उसका कोई इरादा था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने अपने कपड़ों में से एक मुड़ा टूड़ा नक्शा निकाला। नक्शे के निशानों के अनुसार उसने खोजना शुरू किया, लेकिन जॉनसन को घोर निराशा हुई। उसने लगभग पूरा टापू छान मारा था, लेकिन नक्शे में बताई गई जगह उसे कहीं नहीं मिली। यह वही नक्शा था जो भागते समय उसे अपने मृत दोस्त के सेल से मिला था। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि यह एक असली खजाने का नक्शा है। जब जॉनसन हताश और परेशान था, तभी इंतजार करते करते थक चुका एंडी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। खाली हाथ जॉनसन को देखकर एंडी आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और टापू से जाने की जिद करने लगा। जॉनसन तो अकेले रुककर खजाने की खोज जारी रखना चाहता था, लेकिन एंडी को जहाज चलाना नहीं आता था और सबसे बड़ी बात, एंडी के हाथ में हथियार था। बिना वजह की मुसीबत से बचने के लिए जॉनसन को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। जहाज पर वापस लौटकर धीरे धीरे दूर होते उस टापू को देखते हुए जॉनसन का मन नहीं मान रहा था। वह बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। इत्तेफाक से उसकी इसी बेकरारी ने उसे खजाने के नक्शे का असली राज बता दिया। दूर से देखने पर पहाड़ की चोटी पर उभरी हुई दो चट्टानें बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसे उसके पुराने दोस्त द्वारा बताई गई रैबिट रॉक। अचानक जॉनसन के दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी इस अजीब हरकत पर एंडी का ध्यान गया, लेकिन होश में आते ही जॉनसन ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ ही समय बाद वे तीनों एंडी के शहर पहुंच गए, जहां उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एंडी तो अपनी बहन की पहचान भी जॉनसन से करवाना चाहता था और उसने बताया कि घर में उसके सोने का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जॉनसन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खजाना घूम रहा था। उसने एंडी की इस अच्छी नीयत को ठुकरा दिया और बंदरगाह पर ही अकेले सोने की जिद की। रात होते ही जॉनसन अपने दिल की बेताबी को रोक नहीं पाया। सन्नाटे का फायदा उठाकर उसने चुपचाप एंडी की छोटी नाव चुरा ली और रात के घने अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जॉनसन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आधी रात को उठे उस गूंगे आदमी ने उसे नाव ले जाते हुए देख लिया था। वह तुरंत भाग कर गया और उसने एंडी को जगा दिया। उधर जॉनसन आखिरकार उस सुनसान टापू पर सफलतापूर्वक वापस पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर उसे पत्थरों से ढकी हुई एक गुफा दिखाई दी। अपनी उत्सुकता के चलते उसने एक एक करके सारे भारी पत्थरों को वहां से हटाया और अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए अंदर घुसा। गुफा के अंदर न केवल एक विशाल जगह थी, बल्कि वहां जमीन पर हजारों लोहे के बक्से रखे हुए थे। जॉनसन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूरी उम्मीद और बेताबी के साथ एक बक्सा खोला। बक्सा सोने चांदी और कीमती
गहनों से खचाखच भरा हुआ था। पूरी गुफा में अब सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी और उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जेल में उसके बूढ़े दोस्त की कही हुई बातें सच साबित होगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में वह इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन जाएगा। सोने के ये सिक्के जो कई जन्मों तक भी खर्च नहीं हो सकते थे, अब जॉनसन के इंतकाम के रास्ते में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। बिना किसी जुर्म के पूरे 15 साल जेल में सड़ने के कारण उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब इस पूरी साजिश का सच सामने लाने का समय आ गया था। इसके बाद जॉनसन एक चर्च में गया और अपने आने वाले इंतकाम के लिए प्रार्थना और पश्चाताप करने लगा। उसे पता था कि इस रास्ते पर वह कई बड़े पाप कर सकता है और शायद उसे नर्क में भी जाना पड़े, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि हे ईश्वर, आपको यह मानना होगा कि मैंने हमेशा न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ इंतकाम चाहिए। अपने मन का बोझ हल्का करने के बाद जॉनसन ने एक शुरुआती योजना बनाई। अभी उसकी पहचान खतरे में थी, इसलिए वह बहुत से काम खुद सामने आकर नहीं कर सकता था। तब उसे एंडी की याद आई जिसने उसकी मदद की थी। जॉनसन ने एंडी के लिए न सिर्फ 2 बड़े जहाज खरीदे बल्कि 3 शानदार विला भी ले लिए। इसके बदले में उसने एंडी को 7 दिन बाद एक सूट पहनकर मार्सेल शहर में मिलने के लिए कहा और साथ में उसे नोटों की एक मोटी गड्डी भी थमा दी। इसी बीच जॉनसन ने एक अमीर नवाब का भेष बनाया और उस बंदरगाह पर गया जहां वह पहले काम किया करता था। वहां उसे एक बुरी खबर मिली। उसका पुराना मालिक व्यापार में भारी नुकसान और कर्ज के कारण दिवालिया हो गया था। जल्द ही वह दिन आ गया जब जॉनसन और एंडी को मिलना था। अपने जान बचाने वाले मसीहा को एकदम अलग और इतने शाही अंदाज में देखकर वह हैरान भी था और खुश भी। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि जॉनसन के पास इतना पैसा कहां से आया। जॉनसन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसने बात को टालते हुए बड़ी आसानी से बहाना बना दिया कि उसके परिवार के पास एक खदान है और उसे बहुत बड़ी पुश्तैनी जायदाद मिली है। इसके बाद जॉनसन सीधे मुद्दे पर आया। उसने एंडी से कहा कि वह उसका दायां हाथ बन जाए। उसने बताया कि इसके लिए उसे कुछ खतरनाक काम भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे बेहिसाब दौलत मिलेगी। शर्त बस एक थी कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगा। जॉनसन की बेतहाशा दौलत देखने के बाद एंडी ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। तब जाकर जॉनसन ने उसे अपने इन सालों की दर्दनाक दास्तान सुनाई। कैसे उसे फंसाकर 15 साल तक जेल में रखा गया, कैसे वापस लौटने पर उसे पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मंगेतर किसी और से शादी कर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि 10 साल पहले ही किसी ने जेल में उसकी मौत की झूठी खबर उड़ा दी थी और यहाँ तक कि कब्रिस्तान में उसके नाम का एक पत्थर भी लगवा दिया था। एंडी का पहला काम पुलिस स्टेशन जाकर मेरी फाइल खोजना था, लेकिन जॉनसन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जद्दोजहद के बाद उसे पता चलेगा कि यह बंदा तो अनपढ़ है। लगता था कि उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। गनीमत यह रही कि वे पूरी तरह खाली हाथ नहीं रहे। उन्हें पता चला कि जिस प्रोसिक्यूटर ने उसे फंसाया था वह अब यहाँ काम नहीं करता, बल्कि उसका प्रमोशन हो गया है और वह अब पेरिस का रॉयल प्रोसिक्यूटर बन चुका है। अब जब उसे पता चल गया था कि उसका दुश्मन कहाँ तैनात है तो उसे घुटनों पर लाने के उसके पास कई तरीके थे, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम उस फाइल को हासिल करना था और उनकी इस टीम में सिर्फ 2 ही लोग थे। वह सीधे रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज के पास पहुंचा और झूठ बोला कि वह पेरिस डेली अखबार के लिए काम करता है। उसने कहा कि वह राजनीतिक कैदियों पर एक लेख लिख रहा है जिसके लिए उसे जॉनसन की फाइल देखनी है, लेकिन इंचार्ज ने उसे तुरंत मना कर दिया क्योंकि कैदियों की फाइलें बेहद गोपनीय होती हैं और किसी को भी उन्हें आजादी से देखने की इजाजत नहीं होती। जब जॉनसन को लगा कि यह तरकीब काम नहीं कर रही तो जाते जाते उसने जानबूझकर उस अभियोजक का नाम ले लिया। यह दांव सच में काम कर गया। रॉयल प्रोसिक्यूटर का नाम सुनते ही इंचार्ज का रवैया पूरी तरह बदल गया और उसने बिना कोई सवाल किए जॉनसन को फाइल रूम का रास्ता दिखा दिया। जॉनसन को आखिरकार अपनी फाइल मिल गई और उसे इंचार्ज से एक बहुत ही जरूरी बात भी पता चली। मोरे नाम का एक जहाज का मालिक अक्सर वहां आता था। उसे यकीन था कि जॉनसन बेकसूर है और वह उसकी फाइल देखने के लिए इंचार्ज को मनाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसे हर बार मना कर दिया जाता था। जॉनसन ने इस भले इंसान का नाम अपने दिल में उतार लिया और कोई बहाना बनाकर इंचार्ज को वहां से दूर भेज दिया। जैसे ही उसने बेताबी से फाइल खोली उसे आखिरकार वह शिकायत वाली चिट्ठी मिल गई जिसकी वजह से उसने 15 साल बेगुनाह होते हुए भी जेल की काल कोठरी में सड़कर काटे थे। उस चिट्ठी में झूठा इल्जाम लगाया गया था कि जॉनसन ने देश से गद्दारी की है और दुश्मनों से मिला हुआ है। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन वह कागज उस सराय का था जहां वह अक्सर जाया करता था। यह देखकर जॉनसन उलझन में पड़ गया। उसे अच्छी तरह याद था कि सराय के मालिक के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो कई बार साथ बैठकर शराब भी पी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस खौफनाक साजिश में वह सराय का मालिक भी शामिल हो सकता है। इसके बाद जॉनसन ने जल्दी से उस फाइल को अपने ब्रीफकेस में रखा और उसकी जगह एक अखबार मोड़कर फाइल के कवर में रख दिया। उसने वह नकली फाइल इंचार्ज को वापस कर दी और जल्दी से वहां से निकल गया। खुशकिस्मती से इंचार्ज ने उसे खोलकर चेक नहीं किया और जॉनसन साफ बच निकला। अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह सीधा उस सराय की तरफ गया। अंदर जाने से पहले उसने एंडी को अपनी पिस्तौल तैयार रखने और किसी भी हमले के लिए चौकन्ना रहने को कहा, लेकिन जब वे दोनों पूरे गुस्से में पूछताछ करने अंदर घुसे तो उन्हें पता चला कि सराय का पुराना मालिक तो
4 साल पहले ही उसे बेचकर जा चुका है और अब वह पोंट दू गार्ड के पास एक छोटा सा मोटल चलाता है। यह सुनते ही दोनों बिना रुके उस मोटल की तरफ निकल पड़े ताकि वह आदमी भाग न सके। जॉनसन ने एंडी को चुपचाप पीछे के दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया और खुद सामने के दरवाजे से अंदर गया। पहले तो मोटल के मालिक को लगा कि वह कोई मुसाफिर है जो रुकने के लिए आया है, इसलिए वह चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए उसका स्वागत करने लगा। लेकिन जॉनसन ने बिना कोई बकवास किए सीधे वह शिकायत वाली चिट्ठी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। चिट्ठी का मजमून पढ़ते ही मालिक के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसने काफी देर तक देखा लेकिन अपने सामने खड़े उस इंसान को पहचान नहीं पाया। जब जॉनसन ने अपना असली नाम बताया तब जाकर उसके होश उड़े। घबराकर वह तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंडी पहले से ही पूरे गुस्से में रास्ता रोके खड़ा था। यह देखकर कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, मोटल के मालिक को हार माननी पड़ी। पूछताछ के दौरान दबाव पड़ने पर उसने आखिरकार उस साल की पूरी सच्चाई उगल दी। असल में वह चिट्ठी डांगलर्स और फर्नांड ने मिलकर लिखी थी। उन दोनों की इस घिनौनी साजिश को उस सराय के मालिक ने देख लिया था और उसने तुरंत आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी। उसने उन दोनों नासमझ लड़कों को जोर से डांटा। तब डांगलर्स ने उसके हाथ से वह चिट्ठी छीन ली और उसे वहीं मरोड़कर जमीन पर फेंक दिया। फिर वे गुस्से में बिल चुकाकर वहां से चले गए। लेकिन सराय के मालिक को यह नहीं पता था कि फर्नांड ने उसकी नजर बचाकर चुपके से उस चिट्ठी को वापस उठा लिया था। अगले ही दिन उसने अपने एक जान पहचान वाले को पैसे देकर वह चिट्ठी प्रोसिक्यूटर के हाथों में पहुंचा दी। जब सराय के मालिक को पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह गुस्से में आग बबूला होकर उन दोनों से सवाल करने गया, लेकिन उन दोनों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और खौफनाक धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया कि यह हमने लिखा है तो हम तुम्हारा सीना चीर देंगे और तुम्हारा धड़कता हुआ दिल निकालकर सबको दिखाएंगे कि वह कैसे जलता है। यह सुनकर सराय का मालिक डर के मारे कांप गया। उसने चुपचाप पीछे हटने में ही भलाई समझी और इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। सच्चाई जानकर उसका खून खौल उठा। इसी डरपोक आदमी के न रोकने की वजह से उसे बिना किसी जुर्म के पूरे 15 साल तक उस काल कोठरी की सलाखों के पीछे सरना पड़ा था। सराय का मालिक, जिसका नाम कादरूस था, तुरंत गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि एडमंड के पिता की मौत तक उसी ने उनकी देखभाल की थी। जब उसने देखा कि एडमंड को यकीन नहीं हो रहा है तो उसने तुरंत वह पैसों की थैली निकाली जो मालिक मोरेल ने एडमंड के लिए दी थी। उसने बताया कि वह हर दिन एडमंड के पिता को खाना देने जाता था और मोरेल भी अक्सर उनका हालचाल लेने आते थे। यह सुनकर एडमंड काफी भावुक हो गया, लेकिन उसे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि डांगलर्स तो उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि एडमंड को कैप्टन का पद मिल गया था, लेकिन फर्नांड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब कादरूस ने उसे बताया कि फर्नांड ने एडमंड की मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली है। यह सुनते ही एडमंड की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। असल में फर्नांड शुरू से ही उसकी मंगेतर को चाहता था, इसीलिए उसने एडमंड को रास्ते से हटाने के लिए यह घटिया चाल चली और उसे जेल भिजवा दिया। यह खबर एडमंड पर किसी कहर की तरह टूटी। उसके लिए इस खौफनाक सच को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था और दर्द से फटा जा रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से मोटल से बाहर निकला ताकि बाहर की खुली हवा में खुद को संभाल सके। उसके सीने में बदले की आग भड़क उठी थी। उसने कसम खाई कि वह उन सबको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। खुद को थोड़ा संभालने के बाद एडमंड वापस मोटल में गया और उसने कादरूस को अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दिया, जिसे कादरूस ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद एडमंड ने अपने साथी जैकोपो को उस किसान के घर भेजा जहां से भागते वक्त उसने कपड़े चुराए थे ताकि वह अपना वह कर्ज चुका सके। जैकोपो के हाथों मिले ढेरों पैसे देखकर किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं दूसरी ओर एडमंड के पुराने नेक दिल मालिक मोरेल की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। भारी कर्ज के बोझ तले वह बुरी तरह टूट चुके थे और निराशा में खुदकुशी करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जैकोपो ने उनकी बेटी को एक पैसों की थैली दी और कहा कि वह इसे अपने पिता को दे दे। बेटी अचानक कमरे में दाखिल हुई, जिससे मोरेल की खुदकुशी की कोशिश बीच में ही रुक गई। जब मोरेल ने उस थैली को खोला और अंदर रखी पर्चियां निकाली तो उनके हाथ खुशी और हैरानी से कांपने लगे। वो सब कर्जदारों की रसीदें थीं और उनका सारा कर्ज चुकाया जा चुका था। मोरेल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी बेटी ने थैली में से एक चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि यह आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस हीरे का इस्तेमाल करके अपना नया जहाज फेरो दोबारा बनाइए। और फिर उन्हें उस थैली के अंदर एक बेहद बड़ा और कीमती हीरा मिला। तभी मोरेल की नजर उस थैली पर पड़ी और उन्हें याद आया कि यह तो वही थैली थी जो उन्होंने एडमंड की सगाई के वक्त उसे तोहफे में दी थी। अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अपने सारे एहसान चुकाने के बाद अब एडमंड के इंतकाम का सफर शुरू होने वाला था। जैकोपो को यह समझ नहीं आ रहा था कि एडमंड सीधे पेरिस जाकर उन दुष्टों को जान से क्यों नहीं मार देता। एडमंड ने अपनी आंखों में एक धैर्य, निश्चय और खौफनाक चमक के साथ कहा कि ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान मौत होगी। उन्होंने मुझे जो दर्द और तड़प दी है, मैं उन्हें उसका कई गुना ज्यादा दर्द लौटाऊंगा। मैं उनसे पल पल का हिसाब लूंगा।